तो चलो देखो, कल में जो हम लोग पढ़े थे बाबू, उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग कर शुरू किए थे। टैक्स, टैक्स बताओ तो कितने प्रकार का टैक्स होता है? सरकार मुख्यतः दो प्रकार के टैक्स लगाते हैं, एक प्रत्यक्ष क्या होता है बाबू, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में डिफरेंस कल बता दिए थे। उसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझने के लिए आपको कराधान और करापात का जानकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। कराधान के बारे में बताए थे कि वह बिंदु जहां पे कर आरोपित होता है उसको क्या कहा जाता है, और जो कर वास्तव में चुकाएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? तो बताओ, प्रत्यक्ष कर होता है उसमें क्या होता है, कराधान और करापात एक ही बिंदु पे होता है कि अलग अलग होता है? और अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, कराधान और करापात दोनों। ये सब क्लियर है? फिर तुमको बताया गया था कि जीएसटी का किस प्रकार से हमारे सामने जो जीएसटी आया है उसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले देखा गया कि अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए एक समिति गठन किया गया था, एल.के. झा लक्ष्मी समिति। ये बताया गया था ना, एल.के. झा समिति, लक्ष्मीकांत समिति उनका पूरा नाम था। वो क्या सुझाव दिया बाबू कि पूरे राज्य में, पूरे देश में क्या लागू किया जाए, वैट को लागू किया जाए। क्या लागू किया जाए? वैट को लागू किया जाए। उनके सुझाव को केंद्र सरकार माना, लेकिन राज्य सरकार माना था? नहीं माना था। केंद्र सरकार बोला कि ठीक है हम लागू करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार लागू किया, मॉडिफाई करके लागू किया, जिसको क्या कहा गया था, मोड वैट, जिसकी विशेषता क्या था कि उसमें कर के दर क्या था, अलग अलग था। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसमें चेंज किया गया और फिर उसका नाम क्या बदल दिया गया, केंट वैट। इसमें क्या खासियत था, एक समान कर। और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि फिर एक समिति का गठन किया गया 2003 ईस्वी में। उस समिति का नाम था असीम दास गुप्ता समिति। उस समिति का गठन इसलिए किया गया था ताकि आप राज्य में जाइए और राज्य में जाकर के पता कीजिए कि भाई उसका क्या परेशानी है, और वहां पे भी वैट लागू कराने के लिए सबको मोटिवेट कीजिए। और उनके बाद से लोग सहमत भी हुए, और पहला राज्य बना हरियाणा जो अपने यहाँ क्या लागू किया, वैट को लागू किया। और सबसे अंतिम में वैट को लागू किया। और याद करो 2003 में ही एक और समिति बना था, उसका नाम क्या था, केलकर समिति। अब केलकर समिति एक और सुझाव दे दिया कि अप्रत्यक्ष कर में किसको लागू कीजिए, जीएसटी को लागू कर दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि जीएसटी सबसे पहले जीएसटी कौन सा देश लागू किया है, फ्रांस। कब लागू किया बाबू, 1957 ईस्वी में ही फ्रांस जो है अपने यहाँ जीएसटी लागू किया, और पूरे विश्व में सबसे पहले वही लागू किया था। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर सरकार 2006-07 के बजट में तय कर लिया कि हम लोग को क्या करना है, जीएसटी बिल लाना है। और सरकार जीएसटी बिल लाया। कब बिल लाया था बाबू, कब लाया था, 2011 ईस्वी, 17 में नहीं, 2011 में लाया था। तो कौन सा बिल था, 115वां बिल था, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वो पारित हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। 2014 में जाकर के सरकार चेंज हो गया, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार था। अब जो है सरकार चेंज हो गया और नया सरकार किसका बना, बीजेपी का, और मोदी सरकार केंद्र में आया। अब मोदी सरकार अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड किया कि भाई जीएसटी अब अपने हिसाब से लाएंगे, और मोदी सरकार ने एक बिल लाया। तो कौन सा बिल था बाबू, 122वां। अच्छा, 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। तो कब लाया गया था, 2015 में। उसको पारित कब कर लिया गया, तो वो जो बिल था वो क्या बन गया, अधिनियम बन गया। और जो अधिनियम बनेगा बाबू उसका नाम था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। लेकिन जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2000। अच्छा, किस मॉडल पे है बताओ तो, कनाडा मॉडल पे। अगर क्वेश्चन आएगा बताओ जीएसटी जो भारत में लागू हुआ वो किस मॉडल पे, तो किस मॉडल बताना है, यही तब बात हुआ था ना। इसके बाद तुमको बताया गया था कैस्केडिंग प्रभाव। चूंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में सबसे जो मेन मुद्दा था वो किसका था, कैस्केडिंग प्रभाव का। तो कैस्केडिंग प्रभाव क्या होता है, कब तक बताए थे। देखो उसको, हाँ उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको कैस्केडिंग प्रभाव नहीं समझ आएगा बाबू, उसको वैट और जीएसटी नहीं समझ में आएगा। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज जो जितने प्रकार के जो अभी करंट में चल रहा है जीएसटी को लेकर मुद्दा, वो सब क्लियर कर देगा। तो एक बार और हम एग्जांपल के जरिए कैस्केडिंग और वैट को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसमें हमको साथ देना और इसे बताना है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, एक ए और दूसरा बी और तीसरा क्या है बाबू, सी। सपोज कर लेते हैं कि ए जो है कपड़ा निर्माता है, कितना का बना के रेडी कर दिया। सरकार कितना इस पे टैक्स बोला है, सरकार बोला कि हम इस पे क्या कर लेंगे बाबू, बिजनेस पे 10% टैक्स लेंगे। तो बताओ ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना पड़ जाएगा, यानी ए बी को बेचेगा कितना में, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा 110 में। अच्छा, बी क्या है, कपड़ा लेगा और उसमें जो है मूल्यवर्धन करेगा। क्या करेगा बाबू उसमें, मतलब उसका रंगाई करेगा, या तो फिर उसका जो है शर्ट बना देगा, कुछ और सामान बना देगा। अब इसको 110 पड़ गया। मान लेते कुछ ऐड किया,
मूल्यवर्धन 20 क्या 50 ले लेते हैं अभी, ठीक है, कुछ अलग करते हैं। चलो तो टोटल इसमें कितना पड़ेगा वो 160 पड़ेगा। सरकार क्या बोलेगा हमको कितना चाहिए 10% टैक्स, क्योंकि आगे भेजेगा ही। अब 10% सरकार जब इसको टैक्स, तो बताओ कितना इसमें ऐड होगा हो 16 रुपया टैक्स हो जाएगा ना। अब जब आगे उपभोक्ता, सी कौन है उपभोक्ता यानी कस्टमर, हम आप जो आप सामान खरीदते हैं दुकान जाकर के, अब उसको बताओ कितना का पड़ेगा 166 और 16 कितना हो जाएगा हो 176। अच्छा बताओ इस शर्ट का मान शर्ट ले लेते हैं, इस शर्ट का वास्तव मूल्य कितना पड़ेगा, जरा वास्तव मूल्य निकालिए तो कितना 100 रुपया कपड़ा का, चलिए सही है, 50 रुपया मूल्यवर्धन। अब जरा टैक्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा इसमें चूंकि 100 रुपया कपड़ा तो 10% टैक्स 10 रुपया, 5 रुपया यहाँ, कोई दिक्कत। अरे 50 रुपया मूल्यवर्धन किया तो 50 का ना टैक्स लेगा 10%, तो कितना 5 हो जाएगा बताओ, ऐड करो, इसको ऐड करेगा तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 150, और ये कितना हो जाएगा ऐड करो कितना हो जाएगा 165। मतलब कपड़ा कितना का मिलना चाहिए, लेकिन बाजार में कितना का मिल रहा है, किसके कारण कैस्केडिंग प्रभाव के कारण। तो दिक्कत था कि नहीं दिक्कत था। इससे क्या होता था बाबू, समस्या क्या था, इस समस्या था कि उपभोक्ता वर्ग को जो है ज्यादा भुगतान करना पड़ता था, और हमारा सामान अगर देश से बाहर निकलता था तो उस जो है गैर प्रतिस्पर्धी बन जाता था, कंपटीशन में मतलब फाइट नहीं कर पाता था, क्योंकि फॉल्ट था इसमें। हालांकि सरकार को इससे फायदा था कि दो बार टैक्स ले रहा था सरकार, ऐसा फायदा नहीं था। लेकिन देखो सप्लाई ज्यादा रहेगा बाबू और कम भी टैक्स आएगा तो सरकार फायदे में रहेगा, लेकिन सप्लाई रुक जाएगा तो सरकार कितना टैक्स लगा देगा, तो तुमको लगता है कि प्रॉफिट करेगा। अगर 100 आदमी खरीदेगा शर्ट को और 2 रुपया ही मान से टैक्स दे रहा है, अब सरकार 10 पर टैक्स कर दिया और 100 को नहीं बल्कि अब 2 आदमी खरीद रहा है, तो सरकार 100 रुपया टैक्स लगाएगा, 50 टैक्स लगाएगा तो उतना कंप्लीट कर पाएगा नहीं। तो सप्लाई जरूरी होता है, सप्लाई बढ़ाइए इसको, ये तो समझ आ गया कैस्केडिंग पर हो। अब देखो इसको कौन सॉल्व कर देगा, वैट बताए थे कि वैट इसको क्या कर देगा सॉल्व कर देगा। अच्छा जरा सा वैट का समस्या ले लेते हैं। अच्छा ये बढ़ गया 176, पता किससे बढ़ गया था, बता गया था ना, देखो यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया है ना, लगना चाहिए था 50 का 5 रुपया, लेकिन यहाँ 16 रुपया लग गया, यही समस्या है। वैट में यही जो है 10 रुपया उसको लौट जाएगा, बताया गया था ना 10 रुपया क्या हो तो उसको लौट जाता है। अब कैसे लौटता समझो, यह वैट के पूर्व और ये जगह वैट के बाद। चलिए वही ए ले लेते हैं, वही बी, और वही क्या ले लेते हैं सी ले लेते हैं। कितना कमा लिया हो 10% टैक्स है तो 10 रुपया हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा वो, यानी बी वाला को डिलीवर करेगा तो कितना में करेगा 110। लेकिन बताओ जब वैट सिस्टम आ गया तो क्या लगता है कि वैट में 100 ऐसे लिखेगा, नहीं, क्योंकि इस वापस आ जाएगा इसके पास ओटीएल के रूप में, बताया गया था ना, आउटपुट टैक्स क्रेडिट मतलब बताएगा तुमको, वहां पे ओटीएल के रूप में इसको क्या हो जाएगा, भले अभी कच्चा माल के रूप में पैसा लगा दिया 110 में ले लिया, लेकिन 10 रुपए इसको वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सरकार करेगा, सरकार को यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और उसका खजाना खाली होगा, 10 रुपए का हो जाएगा इसके खाते में आएगा। अब मूल्यवर्धन कितना कर दिया हो, यहीं से ले लेते हैं 50 का ले लेते हैं, मूल्यवर्धन इसमें कितना किया है 50 का, तो अभी इसके पास कितना हो जाएगा 150, क्योंकि तो वापस आ जाएगा 150, तो 150 हो जाएगा बाबू, तो 150 का फिर इस पे 10% टैक्स देगा ये, तो कितना देगा वो 15। बताओ जब 15 रुपया देगा, हो सकता नहीं दिख रहा होगा, प्रॉपर लिखते हैं 150 हो गया ना, और इस पे कितना टैक्स देगा 10%, 150 का 10% कितना रुपया हो जाएगा 15, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा 165। मतलब अगला को जब देगा सी को तो कितना में देगा, उससे रेट कमा कि नहीं कमा, पिछला बार यही था आ रहा था ना 165 वास्तव, हाँ बिल्कुल इसके पास भी रेट आनेगा एकदम, सरकार इसको तो लौटाती है, इसी तो वैट सिस्टम है कि वैट सिस्टम ला करके सरकार जो सप्लाई को बढ़ा दिया, यही बात हुआ था ना। अब लेकिन इसमें समस्या था, क्या समस्या था कि 2 प्रकार के व्यापार होता है, एक मतलब होता है इंट्रा व्यापार, इंट्रा स्टेट, एक को बोलते हैं इंटर स्टेट बताते हैं। देखिए इंट्रा स्टेट में क्या था कि एक ही राज्य में अगर व्यापार हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, और इंटर स्टेट का देगा अंतर व्यापार का देगा बाबू, तो उसको एक से दूसरे राज्य में, समझ में आ रहा बात। इंट्रा स्टेट क्या मतलब गया अंतरा राज्य, और इंटर स्टेट मतलब अंतर राज्य। ये जो चलता था वो इंटर स्टेट के लिए ठीक, इंट्रा स्टेट के लिए ठीक था,
अंतर राज्य के लिए, एक ही राज्य के लिए ठीक था, लेकिन ये जो है जब इंट्रा स्टेट में गया तो दूसरे जगह पे वैट का रेट अलग था, वैट सिस्टम अलग चलता था, तो दूसरे जगह पे गया तो ये फ्लॉप कर गया। अब जरूरत आ गया कि पूरे देश में जो है एक तरह के सिस्टम आए, चाहे हमारा सामान केरल में बिके या तो कन्याकुमारी बिके, कहीं बिके, हमारा ओटीएल वापस आना चाहिए, ताकि पूरे देश का जो उद्यमी हो, छोटा बड़ा, और बड़ा उद्यमी को तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन छोटा उद्यमी को इससे बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि भी प्रोडक्शन शुरू कर देता ना, क्योंकि उसको पैसा तो वापस आ जा रहा था, उसको बहुत फायदा हो रहा था। इतने बात हुआ था ना, इस सारा समस्या को दूर कौन कर देगा? जीएसटी सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं किसको? जीएसटी को। अच्छा, वैट के बारे में कुछ लिखवाए थे, बताओ वैट किस प्रकार का कर है बाबू? उत्पादन आधारित है कि उपभोक्ता आधारित है? उत्पादन आधारित है, ये बात लिखवाया गया था। अच्छा, ये प्रत्यक्ष होता है क्या प्रत्यक्ष होता है? वैट कर जो होता है प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अरे सब अप्रत्यक्ष होता ना है, ये सब कंपनी के थ्रू घूम के जा रहा है ना, डायरेक्ट किस पे लग रहा है? उपभोक्ता के ऊपर नहीं। इस लाइन को लिख लो तो, नेक्स्ट एरो देके लिखो जहां कल लिख रहे थे, लिखिए यह अप्रत्यक्ष कर होता है जिसका भुगतान लिखा उपभोक्ता वर्ग करता है, कस्टमर, जिसका भुगतान उपभोक्ता वर्ग करता है, जिसका भुगतान उपभोक्ता वर्ग करता। हो गया? अच्छा बताओ, इसको से फायदा किसको होगा? व्यापारी को फायदा होगा, उद्यमी को फायदा होगा, ग्राहक को फायदा होगा? ये बात लिखाया गया था, तो बस बस हो तो गया। अच्छा बताओ, ये व्यक्ति पर लगेगा बाबू, कंपनी पर, कि वस्तु और सेवा पर लगेगा? ये वैट कर जो होता है वस्तु और सेवा पे लगता है कि कंपनी व्यक्ति पे लगता है? ध्यान रखना, किस पे लगता है बाबू? वस्तु और सेवा के ऊपर। प्रत्यक्ष कर कंपनी के ऊपर या तो फिर कोई व्यक्ति के ऊपर लगता है, उसका सालाना आय के अकॉर्डिंग लगता है। एक लाइन और लिख लो, लिखिए वैट कर वस्तु तथा सेवा के ऊपर आरोपित होता है। वस्तु तथा सेवा के मूल्यवर्धन लिख लेना हो, वस्तु तथा सेवा के मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। वस्तु तथा सेवा के मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। हो गया? चलो, अब जीएसटी समझना तुम लोग के लिए आसान हो गया है। ठीक है, अब किसकी बारी है बाबू? जीएसटी की। हेडिंग लगाओ जीएसटी। वस्तु और सेवा कर। हो गया? वस्तु और सेवा कर, पहले कुछ लाइन लिख लो। ध्यान रखना, यहाँ से एक एक लाइन बाबू अपने आप में क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए अच्छा से सब लाइन को तैयार करो और कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ, फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से बनेगा। एरो करके लिखो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा के मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है।
वीडियो चल रहा है प्रिंस? आरोपित होता है, हो गया। नेक्स्ट एरो लिखो, लिखिए जीएसटी, जीएसटी उपभोक्ता आधारित होता है। जीएसटी उपभोक्ता आधारित होता है। नेक्स्ट, जीएसटी का भुगतान जीएसटी का भुगतान उपभोक्ता वर्ग करता है। तथा इसका लाभ भी उपभोक्ता वर्ग उठाता है। तथा इसका लाभ भी उपभोक्ता वर्ग उठाता है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, इलाइन स्टार तक लिखना। जीएसटी एक विस्तृत बहुसंरचनीय तथा गंतव्य आधारित होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड, गंतव्य आधारित होता है। गंतव्य आधारित होता है। हो गया। अब सुनो, ध्यान से बता रहे हैं। देखो, विस्तृत कहने का मतलब क्या हो गया? विस्तृत कहने का मतलब हो गया बाबू कि इसमें पहले जो वैट सिस्टम था, राज्य अलग केंद्र अलग, हर राज्य में अलग अलग वैट सिस्टम चलता था, उसको सॉल्व करके केंद्र और किसका बाबू, राज्य, दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया, और दोनों को मिला करके क्या लागू किया गया कि भाई अब एक सिस्टम चलेगा, कहीं भी आ जा। अगर मान के चलो कोलगेट बनाने वाले कंपनी के ऊपर 10% जीएसटी लगा है, तो या तो केरल का दुकान हो या तो कहीं और का दुकान हो, 10% के हिसाब से ही काम करना होगा। तो सरकार और प्लस केंद्र दोनों का जो विषय था उसको मर्ज किया गया, और मर्ज करके दोनों कंबाइन किया कि जीएसटी का हम लोग बंटवारा करेंगे, और उसके बाद अलग अलग प्रकार के दर नहीं रखा जाएगा। तो सभी दर को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो अगर कहेगा कि जीएसटी कैसा दर थी कर है बाबू, तो कैसा बताना है, विस्तृत। इसमें राज्य और केंद्र दोनों की बात समाहित है। दूसरा क्या है, बहुसंरचनीय का मतलब हो गया भारत में जीएसटी का 3 संरचना देखने को मिलता है। कितना मिलता है बाबू, 3 संरचना। कौन कौन 3 संरचना है? पहला संरचना है जिसको कहते हैं केंद्र जीएसटी। दूसरा को कहते हैं क्या बाबू, और एक और है एकीकृत जीएसटी। इसको कहता है सीजीएसटी, और इसको क्या बोलेगा वो, स्टेट है ना, और एकीकृत है इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। कहीं भी तुम देखना 3 तरह के जीएसटी मिलेगा। एक मिलेगा सेंट्रल लेवल का जिसको क्या कहेंगे हम लोग, सीजीएसटी, और एक हम लोग क्या कहेंगे, आईजीएसटी। कोई दिक्कत? अब देखो, तुमको बताए थे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बताए थे। अगर एक राज्य से दूसरे में पार कर जाएगा बाबू, तो वहां जो जीएसटी लगेगा वो एकीकृत लगेगा। कौन लगेगा बाबू, ध्यान रखना। आईजीएसटी केवल कहां लागू होता है, हाँ, एक राज्य से पार, एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में अगर जीएसटी लग रहा है बाबू, हाँ उधर लिखना पड़ेगा, उधर कट जाता है। अच्छा, ये दिख रहा है यहाँ पे, टी, अच्छा हाँ थोड़ा सा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना करेगा। लेकिन देखो, आईजीएसटी इंट्रास्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो कौन सा जीएसटी लागू होगा, आईजीएसटी। और ये दोनों लागू होगा बाबू किसमें, इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही राज्य में,
एक ही एक ही राज्य। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बना सकते हो उनसे कि निम्नलिखित में से कहाँ जीएसटी जीएसटी और एसजीएसटी लागू होता है, तो कौन सा व्यापार में होगा बाबू? इंट्रा स्टेट में। और इंटर स्टेट में कर देगा तो कौन सा लागू होगा बाबू? आईजीएसटी। अब एक एग्जांपल लेके तुमको समझाते ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि जीएसटी का दर है 12%। कितना परसेंट है बाबू? 12% है। तो देखो, अगर आप बात कीजिएगा इंट्रा स्टेट में, इंटर स्टेट इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंट्रा स्टेट पहले लेते हैं। इंट्रा स्टेट में दो प्रकार के जीएसटी लगेगा। एक को क्या कहेंगे बाबू? सीजीएसटी। एक को क्या कहेंगे? यहाँ लगेगा 6%, यहाँ कितना परसेंट लगेगा? आधा आधा दोनों। आधा राज रखवा, आधा कौन रखेगा? लेकिन अगर वही मामला अगर एक राज्य से दूसरे में चला जाएगा तो वहां पे जो है उस तरह के व्यापार को हम लोग क्या नाम देंगे? इंटर स्टेट। यहाँ पे अकेले कितना परसेंट लगेगा? 12% लगेगा। हाँ, ऐसे ही कार्य करता है। आई बात समझ में? एक बार इसको समझा देते हैं, ठीक है? देखो, बताओ भारत में जीएसटी कैसा है? बहुसंरचनीय नहीं, तीन संरचनीय बोलना है। क्या बोलना है इसको? मतलब एक से अधिक स्टेप में है, त्रिसंरचनीय। त्रिस्तरीय लिखते हैं, ये ज्यादा बढ़िया ना। त्रिस्तरीय, पहला सीजीएसटी, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत? अब देखो, जो आईजीएसटी है ये कहाँ पे लगता है? अगर इंटर स्टेट व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा जीएसटी चुकाना पड़ेगा? और अगर आप एक ही राज्य में कर रहे हैं तो कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? कोई दिक्कत? जो जीएसटी का दर होगा उतने लगेगा, लेकिन तुमको बांट बांट के अलग अलग मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब वो समझते हैं गंतव्य क्या होता है। अच्छा, इसको भी समझा दे क्या फिर से? जैसे 12% है, ठीक है? तो 12% में अगर इंट्रा स्टेट है तो 6% यहाँ लगेगा, यहाँ के लिए 12 रख लेगा। देखो, गंतव्य आधारित का मतलब क्या होता है? देखो, इसको डेस्टिनेशन बेस कहते हैं। गंतव्य का मतलब हो गया कि मान के चलो कि अगर अभी सपोज कीजिए कि जीएसटी कुछ चीज पर हटा दिया गया है, इसको सब फायदा किसको होगा? कंपनी को फायदा होगा कि ग्राहक को फायदा होगा? बिल्कुल सही, ग्राहक को फायदा होगा। अरे कंपनी को तो मटेरियल सब वही लेगा ना, बस कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि अभी जो 5% टैक्स जोड़ के ले रहा है वो 5% लेस करना पड़ेगा। हम लोग तुरंत देखेंगे भाई, अरे भाई इस पे जीएसटी कैसे जोड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार अनाउंस कर दिया कि जीएसटी का हो गया, खत्म हो गया है। तो ये जो जीएसटी अगर मान के चलो कि लागू होता है, इसमें बढ़ोतरी हो तो कमी होता है, तो डायरेक्ट किसको फायदा होगा? ग्राहक को। और ग्राहक को फायदा होता है, इसीलिए डायरेक्ट उसको फायदा हो इसके लिए एक वर्ड आता है, उसको क्या कहते हैं? तो गंतव्य का मतलब होता है जो इसका उपभोक्ता जो यूज कर रहा है उसको डायरेक्ट उससे रिलेटेड होता है। अगर जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो किसके ऊपर थोप दिया जाएगा? लोग के ऊपर ठोक दिया जाएगा। और अगर घटेगा तो फिर फायदा भी किसको होगा? उपभोक्ता को होगा। इसी को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ तुम लोग को जो है एग्जाम में जो वर्ड कंफ्यूज करेगा कि बताओ जीएसटी निम्नलिखित में से किस आधारित होता है, तो उसका आंसर किसको टिक करना है? गंतव्य में तो समझ आ गया। बस बस, तो एक दो पॉइंट और लिखो उसमें जीएसटी में। ये जरूरी है, इसको लिखना जरूरी है। लिखो, भारत में जीएसटी त्रिस्तरीय है। भारत में जीएसटी की संरचना त्रिस्तरीय, ऐसा लिखो। भारत में जीएसटी की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है, तीनों का लिखो जल्दी। और ऐसे ही बना लेना है पूरा, पहला दूसरा तीसरा, ये दोनों में लिख देना है इंट्रा स्टेट, इसमें लिखना है इंटर स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही। फिर नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। हो गया?
क्या? हाँ हाँ, इसको भी दर्शाना है, जैसे लिखो वैसे लिखो ना पूरा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे जीएसटी 12% है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इस तरह का व्यापार हो रहा तो ऐसे बटेगा, और इस तरह का व्यापार हो रहा तो सीधा एक ही जगह बटेगा 12%। हो गया? नहीं नहीं, CGST है, क्लास में ध्यान नहीं देता है। हो गया? और ये भी SGST है। CGST नहीं आई, हाँ हाँ इसमें चलेगा। सी नहीं, इसका डायरेक्ट IGST होगा। अच्छा एक चीज छूट गया ना, हाँ यहाँ पे लिख देना IGST। कितना लगेगा? 12%, हाँ बिल्कुल, IGST 12%। हो गया? हटा इसको। चलो, गंतव्य आधारित समझ आएगा ना बाबू? अब देखो, अब तुमको समझाते मात्र एक ही पॉइंट समझाना है कि कैसे जीएसटी सबको सॉल्व कर दिया। देख रहे हैं जीएसटी की संरचना 3 प्रकार के दिख रहा होगा आपको। अब देखो, पहले जो सिस्टम चल रहा था बाबू, वैट का जो सिस्टम चल रहा था जिसमें आप देखे कि कितने स्टेप पे जाकर हो रहा था, एक राज्य के लिए तो ठीक था, वो संभाल लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा राज्य में गया तो वैट का दर अलग था, अब वहां पे समस्या हो गया। जीएसटी में ऐसा नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं है कि चूंकि यह उत्पादन आधारित नहीं है बल्कि किस आधारित है, जो उपभोक्ता है जहां पे सामान बिकेगा उस आधार पर है। जब उस आधार पर है तो कहीं भी बिकेगा तो टैक्स तो कहीं चुकाना पड़ेगा तुमको। मतलब इसमें लफड़ाई खत्म हो गया कि कहां से तुम कच्चा माल ला रहा है कहां से नहीं ला रहा है, वो तमाम तरजीह को खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट बोला कि जहां तू बेचेगा वहीं पकड़ेंगे तुमको, और जब वहीं पे पकड़ेंगे तो तुम कहीं बाजार में बेचो सीधा वहां पे जीएसटी लगेगा, या तो तुम भारत के किसी भी शहर में बेचो या तो कहीं भी तुम बेच लो, तुमसे भारत सरकार उतना टैक्स लेगा ही। अगर तुम अंदर व्यापार कर रहा है तो तुमको 6% जब एग्जाम्पल होता है उस तरह का जीएसटी ले जाएगा, और अगर तुम बाहर निकल कर रहा है तो तुमसे डायरेक्ट कौन वसूल जाएगा? IGST। यही बात था ना, तो बस यही तो मैटर है, उसमें समझने की जरूरत नहीं है, एक स्टार्ट से खाली पॉइंट लिखो। लिखिए IGST, एक मिनट, सॉरी GST लिखना, लिखो GST लिखे, गंतव्य आधारित होने के कारण, गंतव्य आधारित होने के कारण इंट्रा स्टेट तथा इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट तथा इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट अंतरा व्यापार तथा अंतः व्यापार, इंट्रा स्टेट तथा इंटर स्टेट दोनों व्यापार, दोनों व्यापार में कर की दर, कर की दर
एक समान कर कैस्केडिंग प्रभाव को, कैस्केडिंग लिख लेगा, कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त किया। हो गया। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में इसका रेट वगैरह तय होगा, जीएसटी वहां पे लगेगा, तो निश्चित तौर पे भाई इसमें कोई लफड़ा है नहीं बीच का। अब देखो थोड़ा आगे समझो, जीएसटी लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? एक राष्ट्र एक कर एक व्यापार। जीएसटी का जो थीम है, लाने के पीछे मोटिव क्या है कि एक राष्ट्र मतलब भारत, एक सब पूरे जगह पे कैसा सिस्टम, एक कर सिस्टम, और तीसरा क्या, बिजनेस भी सब कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि वहां वाला कुछ और, वहां वाला कुछ और, वहां वाला कुछ और, नहीं, रेट वगैरह अलग अलग नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में एकीकृत करने के लिए, चूंकि मोदी सरकार का बहुत ही फेवरेट चीज बन गया है, अभी जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा चल रहा है कि सीएम का और पीएम का चुनाव एक साथ हो। तो जीएसटी लाने के पीछे यही था, उद्देश्य था कि एक राष्ट्र एक कर और किसको बढ़ावा मिले, एक व्यापार को। तो एक लाइन लिख लो, देखो जीएसटी से एक राष्ट्र कौमा एक कर तथा एक कर लिखा तथा एक व्यापार को बढ़ावा मिला, एक व्यापार को बढ़ावा मिला। यहां तो कोई दिक्कत, आगे समझाएं? अब देखो जीएसटी को लेकर कुछ पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में कहां पे जीएसटी के बारे में कहा गया है, वहां से प्रश्न आने की संभावना हो जाता है। तो हेडिंग लगाओ, जीएसटी क्या लिखा, जीएसटी का संवैधानिक प्रावधान। हाँ, जीएसटी का संवैधानिक प्रावधान हो गया। चलो बताओ, पहला देखो, याद करो 122वां संविधान संशोधन क्या कब आया था बाबू? 2015 बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसको पार कर दिया गया था 2016 में ना, तो एक अधिनियम बना, कौन सा अधिनियम बना? कब बना हो? नहीं, लागू था ना 16 में ना, भारत में लागू कब हुआ है? हाँ, 1 जुलाई 2000। ये तो खैर इधर वाला मुद्दा हो गया, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद है वहां पे जीएसटी को लेकर बात किया गया है। जैसे हाँ, एक अनुच्छेद संख्या पढ़िएगा तो 246 के ए, 246 के ए में क्या कहा गया है कि वैसी वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे में नहीं हो उसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, और ये पावर केंद्र सरकार को दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो वस्तु या सेवा जीएसटी के दायरे से कहाँ हो बाबू, बाहर हो, उससे भी चाहे तो उसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? जैसे शराब, पेट्रोल, इन दोनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
अभी की डेट में शराब और पेट्रोल जो है यह जीएसटी के दायरे से कहाँ है, बाहर है। नहीं नहीं, अभी भी बाहर इसको रख रहा है। अब तुम लोग लग रहा हो कि भाई क्यों ऐसा, क्यों जीएसटी लो इसके ऊपर, जीएसटी से बाहर क्यों रहता है। अच्छा जीएसटी के बाहर है तो इतना महंगा है, और जीएसटी लगता तब कितना महंगा हो जाता है ना, ये तो बाहर है तब तो इतना महंगा है। अब सुनो ध्यान से, जीएसटी में अगर इसको ला दिया ना तो सरकार को घाटा हो जाएगा। कैसे घाटा होगा, क्योंकि अभी शराब और पेट्रोल पर सरकार जो है टैक्स है बाबू, कितना % टैक्स है, 100% टैक्स पे लगाता है। अगर 100 का पेट्रोल है तो 100 रुपये ऊपर से टैक्स, तो कितना का हो गया, वो 200 का हो गया, इतना चल रहा है। जबकि अगर जीएसटी लागू करेगा तो जीएसटी का पहल का व्यवस्था के अनुसार जो मैक्सिमम उसका सीमा था वो था 28%। कितना था बाबू, 28%। अभी वाला में, नैका वाला में 40% तक हो गया है, तो फिर भी घाटा हो जाता। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और शराब को लेके आ जाते बाबू, तो इसमें मैक्सिमम जीएसटी के अनुसार 40% टैक्स लगा सकता था सरकार, और इस पे केंद्र सरकार भी लगाता है और राज्य भी लगाता है, और यह आय का बहुत बड़ा स्रोत है जो पेट्रोल सबसे ले रहा है। इसको जानबूझ करके सरकार क्या किया, इसको जीएसटी के दायरे से क्या कर दिया है, क्योंकि अंदर की है तो तुरंत 40% का, हमको तुरंत 60 रुपए का लॉस हो जाएगा तुरंत, क्योंकि 100% वसूल रहे हैं। अब मन चाहेगा तो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि जरूरत की चीज है ना, समझ रहे बात को ना। तो अभी जीएसटी के दायरे से इसको बाहर है, कोई दिक्कत। दूसरा बात समझो, अगला अनुच्छेद, एक अनुच्छेद पढ़ लो तुम लोग, 269 के ए। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें ही बात कहा गया बाबू कि जो इंटर स्टेट व्यापार है, इंटर समझ रहा है, जो इंटर स्टेट व्यापार का मतलब एक राज्य से कहा दूसरा राज्य, जो इंटर स्टेट व्यापार होता है उसमें आईजीएसटी के प्रावधान जो आज भी हम लोग पढ़े हैं, वो जो प्रावधान मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, फिर से सुनो ध्यान से, 269 के में क्या कहा गया है कि जो इंटर स्टेट व्यापार है उसमें आईजीएसटी का प्रावधान किया जाए, मतलब उससे से टैक्स लिया जाए। अभी 12% टैक्स लिए थे ना एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल में किया गया था 12% टैक्स, तो जो 12% टैक्स लिए हैं वो जो आईजीएसटी लगा है वो किस आधार पे लगा, किस अनुच्छेद के तहत लगा, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और तुम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद संख्या 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल की चर्चा है, हिंदी में कहते हैं जीएसटी परिषद। क्या कहते हैं बाबू, जीएसटी परिषद कहते हैं इसको, जीएसटी परिषद। छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ दो उसको, नहीं सर हैं, खोलो देखो, अरे वो मैया की छोटकी हो गया। देखो 279 के में जीएसटी काउंसिल की चर्चा किया गया है। ऊपर देख, चाहे वही अलमारिया पे देख लो, नहीं ऊपर यही कुछ है हाई हाई, हाँ क्या हुआ, चलो एक बार आप उसको देखो ध्यान से, ठीक है। देखो संविधान में 3 वो अनुच्छेद है जो जीएसटी की तरफ, कर व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। कौन सा अनुच्छेद है बाबू, 246 के। इसमें क्या कहा गया है कि वैसी वस्तु या सेवा जो जीएसटी के दायरे में नहीं हो उसको कहाँ लाया जा सकता है, जीएसटी में लाया जा सकता है। दूसरा 269 के, इसमें कहा गया है कि जो इंटर व्यापार, इंटर स्टेट व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार हो रहा है वहां पे किसका प्रावधान करता है बाबू, आईजीएसटी का। अभी पढ़े हम लोग ना एकीकृत वाला, आईजीएसटी किस प्रकार के व्यापार में लगता है, इंटरेस्ट में लगता है। और एक 279 जिसमें किसकी चर्चा किया गया बाबू, जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद के। अब जीएसटी परिषद क्या होता है, क्योंकि जीएसटी से लेकर के जितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं वो सब निर्णय कौन लेता है, और जीएसटी परिषद का गठन कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ये तीनों अभी की डेट में जो जीएसटी को लेकर मुद्दा चल रहा है, ये तीनों अनुच्छेद देख लेना, आगे आने वाले एग्जाम में एकदम कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा। इसी को कहते हैं प्रेडिक्शन लगाना, कि तुमको अंदाजा लगाना है कि करंट में क्या चीज चल रहा है और कौन कौन सा चीज हमको तैयार करके जाना है, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसको लिखवा दें, फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग जीएसटी काउंसिल को पढ़ लेंगे। तो हेडिंग लगा लिया है,
तो पहले ये 3 को पॉइंट ऐसे लिख लो ना, ये ऑब्जेक्टिव सीधा आ सकता है। कौन सा बिल के थ्रू आया, बिल नंबर पूछ सकता है तुमसे, संशोधन पूछ सकता है, कब हुआ और कब लागू हुआ, ये पूछ सकता है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो। हाँ, और ये ध्यान रखना जीएसटी भारत में कनाडा मॉडल पे है। हो गया? नहीं, अनुच्छेद नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखो ना यार, लागू तक। हो गया? चलो अब नीचे से लिखो अनुच्छेद 246 के। अब नीचे से 3 पॉइंट लिख लिए होंगे, तो अब नीचे से लिखिए अनुच्छेद 246 के डैश करो, इसमें बोलते हैं, लिखिए। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि, इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जो वस्तु या सेवा, जो वस्तु या सेवा जीएसटी के दायरे से बाहर हो, जीएसटी के दायरे से बाहर हो, उसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। हो गया? इसमें एग्जांपल लिखिए। पेट्रोल, पेट्रोल तथा शराब, एग्जांपल लिख लो इसमें। हाँ, पेट्रोल, ऐसे हाइड्रोकार्बन जितना है लगभग सबको हटा दिया गया जीएसटी से। लिखो पेट्रोल कॉमा शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस पर 100% टैक्स, इस पर 100% टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, क्यों नहीं जीएसटी में ला रहा, समझ में आ रहा है ना बाबू? क्योंकि लाएगा तो पहिलका व्यवस्था के अनुसार मैक्सिमम 28% जीएसटी देना पड़ेगा, और नयका व्यवस्था जो आज पढ़ाएंगे तुम लोग को मैक्सिमम 40%। फिर भी घाटा ही होता सरकार को, तो कभी 100 ले रहा है 40 लेगा बाबू जीएसटी मिला करके, तो ला करके घाटा कौन सा आएगा? और आएगा इसका मतलब है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। चलो आगे लिखो। अनुच्छेद नहीं होगा सस्ता, कहाँ 100% लग रहा है, कहाँ 40 लगा, तो सस्ता नहीं होगा, एकदम सस्ता हो जाएगा। हाँ तो चल चल लिखो, लिखो यार, लिखो अनुच्छेद 269 के ए डैश करो, उसमें लिखिए इसमें इंटर स्टेट, इसमें इंटर स्टेट व्यापार ब्रैकेट में अंतः व्यापार, अंतः राज्य व्यापार लिखना, व्यापार ब्रैकेट में अंतः
राज्य व्यापार में आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है, में आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 279 की ए 279 ए लिखो। इस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद ब्रैकेट में जीएसटी काउंसिल लिख लेना की चर्चा किया गया है। काउंसिल इतना इंग्लिश से कट के नहीं रहना है, कुछ कुछ जानते रहना है। हेडिंग लगाओ जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल। एक संस्था होता है, एक टीम होता है, एक संवैधानिक संस्था, चूंकि अनुच्छेद में चर्चा है ना, एक संवैधानिक संस्था है जो हर महत्वपूर्ण निर्णय लेगा जीएसटी को लेकर के। जीएसटी के दर को बढ़ाना है, कम करना है, किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, सब डिसीजन कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेता है। एक संस्था है अलग प्रकार के, जैसे कैसे वित्त आयोग होता है, वित्त विभाग देखा अपना संभाल रहा है, उसी प्रकार से ये भी एक संस्था है। हो गया बाबू? पहले बताओ कि जीएसटी काउंसिल सांविधिक संस्था है कि संवैधानिक संस्था है? सांविधिक उसको कहते हैं बाबू जिसका गठन संविधान, जिसका गठन जो है संसद में अधिनियम पारित करके किया गया हो, उसको क्या कहा जाता है? सांविधिक कहते हैं। लेकिन जिसका चर्चा अनुच्छेद में हो, जिसका चर्चा भारतीय संविधान में हो, उस तरह के संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? तो बताओ जीएसटी काउंसिल सांविधिक है कि संवैधानिक है? संवैधानिक। ध्यान रखना। कैसा है बाबू? जैसे तुमने नीति आयोग का नाम सुना है, योजना का नाम सुना है, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, इस सब संसद में कानून बना करके इसकी स्थापना किया गया है। तो यह बताओ संवैधानिक है कि सांविधिक हो जाएगा? क्लियर यहाँ तक? तो पहला पॉइंट तो यही समझेंगे कि यह कैसी संस्था है बाबू? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना किया गया था 2016 ईस्वी में। कब किया गया था? मतलब जीएसटी आने से एक साल पहले ही जो है इसकी काउंसिल की व्यवस्था कर दिया गया था। कब? 2016 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष बाबू देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय, अभी कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। वही अभी जो जीएसटी परिषद होगा उसका कौन है अध्यक्ष? निर्मला सीतारमण। अच्छा, इसमें सदस्य की संख्या कितना होगा? तो सदस्य की संख्या होता है बाबू कितना? 33। अगर आपसे कहेगा कि जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितना, तो कितना बताना है? और 33 तीन जगह से आएगा। केंद्र से आएगा, राज्य से आएगा और केंद्र शासित प्रदेश से आएगा। केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, एकदम स्पष्ट बांटा हुआ है। कहां से कितना आएगा से देखो। केंद्र से आएगा 2 केंद्र से कितना आएगा बाबू? 2 व्यक्ति। कौन कौन व्यक्ति आएंगे? एक व्यक्ति होंगे कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय, और एक और होंगे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होता है, राज्य वित्त मंत्री होता है। तो केंद्र से इस टीम में जीएसटी परिषद में कितना आएंगे? के लोग आएंगे? 2 आएंगे। पहला कौन है? केंद्रीय, जो कि अध्यक्ष होंगे। दूसरा कौन? दूसरा आएंगे बाबू कहां से? राज्य। तो राज्यों की संख्या कितना है? तो 28 को जो मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल में, वो कहां से आएंगे बाबू? राज्य से आएंगे। और बाकी रह गया कौन? केंद्र शासित, बोलो, एको को समय से। हाँ ठीक है। 3 आएगा बाबू कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से। और कहां से?
दिल्ली, समझ में आ रहा बात, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से 3 को यहाँ से मेंबर आएंगे। 28 आदमी कौन, राज्य का जो, हाँ वित्त मंत्री जो होते हैं जिसको अपॉइंट करेंगे वही जाएगा वहां पे, ठीक है। वित्त का भी हिस्सा होते हैं और राज्य का सहमति सब कुछ होता है। टोटल कितना हो गया हो, टोटल कितना हो गया, हो गया ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल में कुल कितना मेंबर होते, कितना मेंबर होते हैं, केंद्र से कितना और राज्य से कितना और केंद्र शासित प्रदेश से, और कहाँ कहाँ केंद्र शासित प्रदेश से, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। कोई दिक्कत, आगे समझो। चलो चलो देखो देखो, गणपूर्ति समझता है बाबू, इसको कोरम कहते हैं, इसमें कोरम 50% है। अच्छा गणपूर्ति क्या होता है, जैसे देखो कोरम कहने का मतलब, गणपूर्ति कहने का मतलब क्या हो गया कि ये काउंसिल तब है कोई डिसीजन ले पाएगा जब इसमें जितना मेंबर है मतलब 33 है, उसका कम से कम आधा आदमी उपस्थित होगा। आधा से कम आदमी उपस्थित होगा तो मीटिंग होगा ही नहीं, कोई तरह का डिसीजन नहीं होगा। अगर बात की जाए 50%, अगर संख्या बात की जाएगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 17 को। क्या लगता है 16 आदमी मिलकर कोई डिसीजन ले सकता है, नहीं, क्योंकि 16 आदमी कोरम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मीटिंग नहीं हो पाएगा। तो संख्या में कहेगा तो बताओ जीएसटी काउंसिल में कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए। अच्छा मत जरा देख लेते हैं कि किसका कितना पावर इसमें है। तो देखो 1/3 जो मत होता है बाबू वो किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है, और बाकी 2/3 जो मत हो गया वो किसके पास हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास होता है। 1/3 1/3 जो होता है, लगभग 30% जो मत है, पावर है, वोट देने का अधिकार है, वो किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। और बाकी 2/3 लगभग 66% किसके पास होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास। उसके अलावा निर्णय कैसे लिया जाता है इस यहाँ पे, तो निर्णय लिया जाता है बाबू 3/4, मतलब लगभग 75%। कितना परसेंट बाबू, कोई भी जीएसटी के दर को बढ़ाना है, घटाना है, किसको शामिल करना नहीं करना है, जब तक पूरे टीम का 75% आदमी एग्री नहीं हो जाएगा बाबू, तब तक वो निर्णय पारित नहीं होगा। यही था ओवरऑल क्या, जीएसटी काउंसिल। तो अगर जीएसटी काउंसिल से कोई तरह का क्वेश्चन आएगा तो यही सब क्वेश्चन आएगा तुमसे, क्या, हाँ तो लिखवा दे इसको, चलो लिखो, हेडिंग दे जीएसटी काउंसिल, लिखो। यह एक संवैधानिक संस्था है जी, ब्रैकेट में है तो डाल देना अनुच्छेद 279 के। यह एक संवैधानिक संस्था है, संस्था है, नीचे से लिखना स्थापना 279 के, अनुच्छेद 279 के, स्थापना लिखो 2016। अध्यक्ष लिखिए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऐसे ही पॉइंट में लिख लो छोटा छोटा, इसको रट जाना है। अध्यक्ष हो गया, सदस्य लिखो, सदस्य संख्या बराबर 33, और इस पे लिख लो ब्रैकेट में केंद्र से, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। हो गया, और नीचे से लिखो केंद्र से 2, कौन कौन 2 को जाता है ऐसे, राज्य से 28, राज्य से 28, प्रत्येक राज्य से 1। केंद्र शासित प्रदेश से 3, पूरा नाम लिखना, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और यही 3 वैसा के शासित प्रदेश से बाबू जिसके पास अपना क्या है, विधानसभा। ये 3 को थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब तुमको बताया गया था ना केंद्र शासित प्रदेश अलग होता है और संघ राज्य क्षेत्र अलग होता है।
हो गया? क्या? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में लिख लो, 3 वो लिख लो, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। हो गया? नेक्स्ट एरो देके लिखो, पुडुचेरी। हाँ, हो गया? इंग्लिश में उसको पांडिचेरी लिखता है। नेक्स्ट एरो देके लिखो, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद लिखो, जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, कोरम भी ब्रैकेट में लिखे ना, कोरम, कोरम कभी के वो वर्ड का प्रयोग कर देता है। गणपूर्ति 50% 50% होना चाहिए। होना चाहिए के बाद लिख लेना, 50% होना चाहिए। अब उसी में लास्ट में ब्रैकेट में लिख लो, कम से कम 17 सदस्य कम से कम 17 सदस्य, 17 दूनी 34, कोई तो 16.5 कहाँ से लाएगा? 16 का में कम ही जाएगा। हो गया? 17 हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो जीएसटी परिषद में 1/3 मात्र, जीएसटी परिषद में 1/3 मत केंद्र के पास तथा 2/3 मत केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के पास होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में निर्णय, काउंसिल हाँ लिख सकते, उतना अंग्रेज का बन रहा है। जीएसटी परिषद में निर्णय 3/4 ब्रैकेट में 75% के आधार पर लिया जाता है। लगे इसका कार्य भी देख लेते हैं, क्या क्या काम करता है इसे। कार्य लिखो नंबर 1, लिखें कार्य नंबर 1 लिखो, जीएसटी की दर को बढ़ाना या घटाना, जीएसटी की दर को बढ़ाना या घटाना। नेक्स्ट दूसरा लिखो, किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा को जीएसटी में जीएसटी के दायरे में लिख लो, जीएसटी के दायरे में शामिल करना या बाहर करना। हो गया? ये ओवरऑल आपका क्या हो गया बाबू? जीएसटी काउंसिल कंप्लीट हो गया। अब वर्तमान समय में जीएसटी का किस प्रकार से रचना है, भारत में क्या है वो जीएसटी कितने प्रकार का होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या है से देखो,
अभी की डेट में जो चेंज हुआ है, इससे पहले वाला थोड़ा जान लेते हैं। अगर पहले वाला में 4 प्रकार के जीएसटी दर था। कितने प्रकार का था बाबू? 4 प्रकार का। एक था 5%, एक था 12%, एक था 18% और एक था कौन सा? 28%। मैक्सिमम 28 था। ठीक है, मैक्सिमम कितना था? 28 था। हालांकि कुछ समय पहले, एक सप्ताह पहले जो है चेंज हुआ है, और ये प्रभावी होगा 22 सितंबर से। जो चेंज हुआ ना है, प्रभावी होगा कब से? 22 सितंबर से। देखो जितना जो जरूरत वाला सामान था, खाने पीने वाला, वो तमाम तरह की चीज को कहाँ रखा गया है? क्या हुआ? देखो जितना जो खाने पीने वाला सामान था, उसको कहाँ रखा गया था बाबू? 5%। हालांकि एक और था 0%, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, जो मतलब एकदम उपभोक्ता को जरूरत ही है, उस पर 0% रखा गया था, उसको एकदम बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो डिब्बा बंद सामान है, डिब्बा बंद सामान समझते ना, जो पैकिंग में आता है, हाँ, जो डिब्बा बंद सामान था, उसको किस में रखा गया था? 5% रखा गया था। और जो लग्जरियस आइटम था, जैसे आगे बढ़ेगा लग्जरियस तुम मिलता जाएगा। सबसे ज्यादा लग्जरियस है, जैसे रेस्टोरेंट है, 7 स्टार है, 5 स्टार है, बड़ा बड़ा गाड़ी ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 28%। मतलब अगर 10 लाख की गाड़ी है, 100 लाख की गाड़ी है बाबू, तो 28 लाख ऊपर से क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 128 लाख। समझ में आ रहा बात? अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी वाला क्या हो गया है? अभी वाला इसको कट पीट करके जो है, एक बना दिया है 5% का, और एक बन गया कितना परसेंट का? 18% का, और एक बढ़ा के कर दिया 40% का। कितना कर दिया बाबू? और बाकी सब कुछ सिंपल वही है। एक जीरो भी है, जीरो में वही सब रखा गया है जो डेली लाइफ में जरूरत है, चावल दाल ये सब देख रहे हैं, इसको जरूरत है, वो वहां रख दिया गया। 5% में वही डिब्बा बंद सामान, जो थोड़ा सा लग्जरियस टाइप का हो, उतना ज्यादा नहीं, ताकि उपभोक्ता को ज्यादा कोई कष्ट ना हो, उस सब सामान को इस यहाँ पे रख दिया गया है। उसके अलावा 18% में, इससे थोड़ा सा लग्जरियस टाइप का 18% में, और सबसे जो हैवी विलासिता वस्तु, उसको कहाँ रखा गया है? 40% में। ठीक है, अब इसका तुम लोग देखो, गूगल करना है और तुमको चेक करना है कि 40% वाला में कौन कौन है। इसमें 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में सुविधा होता है, उसमें टैक्स मिलेगा, क्योंकि उसमें आम आदमी जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। जो बड़ा बड़ा गाड़ी है, केटीएम वगैरह, सब जो ज्यादा सीसी का होता है, उसमें भी तुमको कौन मिलेगा? 40%। क्योंकि जिस पर ज्यादा पैसा वही दे रहा है, तो सरकार कहता है कि लाओ इधर, हमको जरा पेंशन देना है, नीचे से लोगों को ऊपर करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ आ गया? सिगरेट पर भी 40% है। सिगरेट पर भी जितना जो पान मसाले सब देख रहा है, वो बढ़िया काम किया है। गुटखा पान मसाला वगैरह को सबको कितना कर दिया है। और कॉपी किताब ये सब जो टैक्स का सामान था, जो पढ़ने लिख रहा था, वो सबको टैक्स फ्री कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमेगा। अभी इतना जल्दी थोड़ी ना प्रभाव दिखेगा। कंपनी अगर मान लो कंपनी कुछ घोटाला करेगा तो फिर दिक्कत है, हालांकि अब इतना तो जागरूक होंगे क्या लोग कि कंपनी घोटाला करेगा और लोग बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, अब लोग लगभग जागरूक हो गया है। जैसे ही देखेगा भाई सरकार जब जीएसटी के दायरे से बाहर इसको कर दिया, जीएसटी नहीं ले 0% ले रहा है, तो तुम्हारा कहाँ से इंक्लूडिंग जीएसटी 10% आ रहा है? ऐसा होता ना इसमें लिखा हुआ, तो ऐसा होगा, देखना तुम लोग। बस वही है कि कोई भी सामान लीजिए ना, तो कम से कम एक दुकान से मत लो। कुछ समय के बाद जब दुकान मार्केटिंग करना, तो कई दुकान में पहले पता कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि पर्यटक व्यवस्था लागू के लिए रहे। कोई सामान 15 रुपये में, कोई सामान वही 10 में मिल सकता है, तो थोड़ा बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाएगा। और तुमको देखना ये सब खूब मिलेगा। कोई कोई दुकानदार खूब लूटेगा, कोई कोई दुकानदार बिल्कुल जो बेचारा सज्जन टाइप का होगा, वो अपना रेट के हिसाब से काम करेगा। अरे नहीं, इसमें समस्या नहीं है। जो महंगा खरीद लिया है और सरकार अभी चेंज कर दिया है, तो बताओ अब वो बेचारा कहाँ से सस्ता देगा? वो महंगा खरीद ही लिया है, वो तो बेचेगा, उसी रेट बेचेगा ना, वो टैक्स के अकॉर्डिंग खरीदा था। तो चलो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि 22 सितंबर से लागू होगा, पहले सूचना इसलिए दी जाती ताकि वो सब माल सेल हो जाए। हो गया? अब देखो इसके बाद एक चीज और समझेंगे हम लोग बाबू, आयकर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। देखिए भारत में एक अधिनियम बना था बाबू, आयकर अधिनियम 1961 में। कब बना था? 1961 में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बताओ भारत में आयकर अधिनियम कब आया, तो कब लाया गया था? और भारत में इनकम टैक्स कैसे है, इसको जरा समझाते हैं, ध्यान से सुनना। देखो 0 रुपया से लेकर के अगर आप 4 लाख तक कमा रहे हैं, इधर लाख में रहेगा, 0 से लेकर के 4 लाख तक कमा रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। किस प्रकार का टैक्स? ध्यान रखना, कौन टैक्स? इनकम टैक्स।
जीरो से लेकर के अब सालाना होता है, 0 से लेकर के 4 लाख तक अगर आपको सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अरे पहले सुन तो ले यार, पूरा बात तो सुनता नहीं है। 4 से लेकर कहां तक बाबू? 8 लाख तक। अगर आमदनी आपका सालाना है, ध्यान रखना, इतना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट? 5%। और अगर इससे भी बढ़ गए हैं, 8 से कितना हो गया है? नहीं, 4 बढ़ता है 12, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा बाबू? और अगर 12 से हो गया 16 तो कितना देना पड़ेगा? 15। और 16 से 20 हो गया तो 20%, बिल्कुल सही है। और अगर 20 से अगर 24 हो गया तब 25%। और अगर 25 से ज्यादा हो गया, 25 से क्या हो गया है? 24 से, सॉरी 24 से ज्यादा, 24 से ज्यादा हो गया है तब कितना देना पड़ेगा बाबू? 30%। और 30% नहीं, हाँ कितना हो ज्यादा, 30% प्लस इस पे लगेगा सरचार्ज। क्या लगेगा बाबू? याद करो, कल बताया तो सरचार्ज, इसको अधिभार भी कहते हैं। ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, जितना ज्यादा तुम पैसा कमाएगा उतना अधिक तुमको टैक्स लगेगा। कल देखो तुम पढ़ाए थे सरचार्ज क्या होता है, एगो शीश बताए थे ना, उसका हिंदी उपकर होता है। क्या उसको होता है बाबू? उपकर, जो किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, और जैसे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर 24 लाख से ज्यादा, कल बताए थे कि 24 लाख से ज्यादा रहेगा तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? सरचार्ज, मतलब कर के ऊपर क्या देना पड़ेगा? ये तो 30% सरकार लेगा ये, उसके अलावा अब तय होगा सरचार्ज के हिसाब से कि आपका इनकम कितना ज्यादा है, 50 लाख है क्योंकि 1 करोड़ है। क्या पीएफ अलग से होता है यार, वो सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। ये सब पे लागू होगा देश में। या तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, देश में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तरह कर रहे हैं, तो अपना आमदनी जरा देखिए कितना आमदनी हो रहा है ऐसे। नौकरी वाला के कहाँ कितना सैलरी मिलता है उसका? हो 50 साल के मिलेगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा बताओ? तो 5 लाख प्लस होगा तो उसको कटेगा यहाँ से, वही सबसे कटेगा इनकम टैक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? तो इनकम टैक्स भारत में कैसे काम करता है, समझ में आ गया? देखो एक पॉइंट और तुमको समझाते हैं। ये बात पहले लिख लो, उसके बाद समझाते हैं उसको। हेडिंग लगा लिया है? लिखो तो, वर्तमान में जीएसटी का टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब हो गया? तो बोले क्या लिखो, पुराना डैश करके लिखो, 4 प्रकार का जीएसटी दर। चार प्रकार के जीएसटी दर लिख लो, 5%, 12%, 18%, 28%। विलासिता वस्तु या सेवा, और इसमें डिब्बा बंद को रखा गया था। जो भी डिब्बा में सामान आता ना है, इसको यहाँ रखा गया। और बाकी सब में तुम लोग रट्टा नहीं मारना है कि इसमें कौन कौन रखा गया से। लिख लिया? चलो अब नया वाला लिखो, ऐसे ही बनाना। रुको यार, हम लिख देते हैं। ऐसा बना लो, नया जीएसटी टैक्स स्लैब जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। 5%, 18%, और एक था कितना बाबू? हालांकि मुख्य रूप से 5 और 18 ही है, लेकिन ये भी व्यवस्था है। हो गया? चलो कोई बात नहीं, अच्छा से लिखो। यहाँ विलासिता वस्तु, महंगा महंगा गाड़ी ले रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं,
महंगे महंगे रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे तो दबा के पैसा लिया जाएगा। हो गया। जीएसटी में वो पॉइंट और पढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको लिख लेना है। देखो जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा क्या होता है, ध्यान से सुनना। जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा क्या होता है? अच्छा बताओ, तुम लोग जीएसटी चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है? चुका रहा है। अच्छा, आप लोग जीएसटी चुका रहे हैं, बिल्कुल सही, आप एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग जीएसटी नहीं चुका रहे हैं। क्या लगता है आपको, जीएसटी में आप पंजीकृत हैं, आपको जीएसटी नंबर मिला है, तो फिर कैसे चुका रहे हैं? आप दुकान को दे रहे हैं, अब कंपनी, हाँ अगर लाइव वॉचर को भी सामान ले रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो कंपनी जो है सरकार के यहाँ रजिस्टर है, जीएसटी वहां पे करता है, तो हाँ अप्रत्यक्ष रूप ही चुकाया जाता है। लेकिन थोड़ा ये सब समझो कि इसका मतलब है कि जीएसटी में अगर हमको पेमेंट करना है, रजिस्टर करवाना है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। हाँ कंडीशन है, उसी कंडीशन को समझना है। और उसी कंडीशन को कौन सा सीमा कहते हैं? जैसे देखो, जैसे मैदानी भाग है, कैसा भाग है बाबू? अगर आप मैदानी भाग में व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, तो अगर आप वस्तु का व्यापार कर रहे हैं बाबू, तो अगर आप सालाना कारोबार 40 लाख से क्या है, ज्यादा है, 40 लाख से क्या है, ज्यादा है, अगर 40 लाख से ज्यादा इनकम है, तब आपको जीएसटी में पंजीकृत करने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं बाबू। आप वहां पे पंजीकृत कर सकते हैं कि जैसे ही पंजीकृत कीजिएगा तो आपको 15 अंक का अल्फाबेट, जिसमें नंबर भी और नाम भी दोनों चीज होता है, वो आपको नंबर मिलेगा। तब जो आप पेमेंट करेंगे तब कहा जाएगा कि हम जीएसटी में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और यही अगर सेवा की बात कीजिएगा तो सेवा का कारोबार कम से कम कितना होना चाहिए बाबू? 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और एक और है मैदानी इलाका, एक और इलाका होता है पहाड़ी क्षेत्र। तो अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप वस्तु का कर रहे हैं बाबू, तो वहां पे 20 लाख से ऊपर, ये सब लाख है, 20 लाख से ऊपर। और अगर सेवा है तो 10 लाख, सेवा तो कितना बाबू? 10 लाख से ऊपर। इसी सीमा को क्या, कौन सा सीमा कहा जाता है? थ्रेश होल्ड सीमा। तो देखो मैदानी भाग में अगर वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं और अगर आपका व्यापार 40 लाख से ऊपर है, तो सरकार के यहाँ जीएसटी में पंजीकृत करने के लिए आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। सेवा में कोई काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, टेम्पो चला रहे हैं, ये सब का कारोबार आपका बड़ा हो गया है, मतलब सालाना टर्नओवर कितना कर दे रहे हैं, 20 लाख से ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप जीएसटी में कर सकते हैं। जीएसटी जैसे ही करवाइएगा तो आपको 15 अंक का, कितना अंक का बाबू? 15 अंक का जीएसटी नंबर मिलेगा, उसमें अल्फा भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। अल्फा समझ रहा है ना, और दूसरा नंबर, अल्फा मतलब केबीसीडी वाला रहेगा और नंबर मतलब 1 2 3 4 रहेगा, दोनों मिक्स करके आता है। जैसे तुम लोग पैन कार्ड में देखा नंबर मिक्स आता है कि नहीं आता है, उसी प्रकार से होता है। तब आप कह सकते हैं कि आप जीएसटी में पंजीकृत है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान के चलो कि मेरा 40 लाख से ज्यादा है और जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा हमारे ऊपर? इनकम टैक्स तो खैर लगभग करूँ तो अलग चीज होता है। देखो अगर किसी का भी बिजनेस 40 लाख से ऊपर है, अगर मतलब थ्रेशोल्ड सीमा से ऊपर है, तो वह जीएसटी में पंजीकृत होता ही होता है। क्यों? अगर नहीं होगा बाबू तो याद करो, उसको एगो फायदा से वंचित होगा, उसको कहते थे आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ओटी, क्या उसको आईटीसी, सॉरी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको वापस मिल जाती है किसी को। अगर कोई व्यक्ति थ्रेशोल्ड सीमा से ऊपर व्यापार कर रहा है और वह जीएसटी पंजीकृत नहीं है, तो उसके साथ क्या नुकसान हो सकता है? तो उसको जो आईटीसी का जो फायदा है, जो सरकार रिटर्न करता है, वो रिटर्न सरकार नहीं करेगा। तो दौड़ दौड़ करके जो है, अगर कारोबार लंबा होता है तो जीएसटी में जाता है, क्योंकि जीएसटी के अनुसार ही आप सामान को तो बेचेगा, जीएसटी के अनुसार ही बेचिएगा। आप पंजीकृत नहीं तो आपको ही घाटा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मजबूर होकर के आप तुरंत किसमें ऐड कीजिएगा बाबू? जीएसटी में हो जाएगा। है बस समझ में, तो इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। कैसे 10% बढ़ जाएगा? तुम्हारा जैसे कोलगेट बनाएगा, चाहे कोई दूसरा बनाएगा, और जो जीएसटी चुका के बना रहा है, तुम ही तो सामान खरीदेगा ना। हो जैसे समझो कि 2 कंपनी है, एक जीएसटी में पंजीकृत है और तुम्हारा कंपनी नहीं है, वो भी सामान खरीद रहा है, तुम भी सामान खरीद रहा है, तुम सामान खरीद उसको बना रहा है, वो भी बना रहा है। अच्छा जब सामान खरीदा है वहां पे टैक्स दिया है, तुमको भी टैक्स देना पड़ा है, लेकिन वो रिकॉर्ड के लिए है ओटीएल के रूप में कि भाई हमको मिलेगा, सरकार इसको देगा। अब वो सामान बेचेगा, आप सामान बनाए, अभी सामान बेच रहे हैं, मान के चलो कि वो 10 में बेच रहा है, आप भी 10 से बेच रहे हैं,
अब उसको 5 बगल में आ जा रहा है पीछे से आईटीसी के रूप में, बताया गया था ना। अब वापस आ जा रहा है तो उसको तो फायदा हो गया, आज ना कल तो उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुमको कहां से आएगा, तो तुम भी कहा कि नहीं भाई हम भी रजिस्टर होते हैं, क्योंकि अगर वो 10 का सामान बेच रहा है बाबू तो तुम 5 का तो बेच नहीं सकता, क्योंकि कच्चा माल तो तुमको महंगा खरीदा ही है, जो भी खरीदा है तुम उसके साथ कैसे खड़ा रह पाएगा, ये तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, इसलिए जरूरी होता है। कोई दिक्कत, इसको लिखवा देते हैं, लिख लो जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा, जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा, नीचे एरो करना, देखिए जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा का अर्थ है सीमा का अर्थ है जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा का अर्थ है जीएसटी में पंजीकृत होने की योग्यता, जीएसटी में पंजीकृत रजिस्टर होने की योग्यता, जो मैदानी भाग तथा पहाड़ी भाग में अलग अलग होता है, तथा पहाड़ी भाग में अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, हो गया। होता है। अब नीचे से लिख लो, मैदानी भाग में व्यापार, मैदानी भाग में व्यापार, और इसमें ऐसे दो को बना लेना, मैदानी भाग व्यापार ऐसे दो को बना लो, एक तरफ लिख लो वस्तु, एक तरफ लिख लो सेवा। वस्तु में लिखना 40 लाख से, नहीं सुनाया, पहले यहाँ लिखो मैदानी भाग में व्यापार, लिखा है यहाँ से, या तो फिर उधर जगह नहीं तो नीचे ही कर लो दो, इधर लिखो वस्तु, डैश करो। सालाना कारोबार 40 लाख से अधिक होना चाहिए, सालाना कारोबार 40 लाख से अधिक होना चाहिए, सालाना कारोबार 40 लाख से अधिक होना चाहिए। और दूसरा लिखो सेवा, उसमें लिख लो सेवा, सालाना कारोबार 20 लाख से अधिक होना चाहिए, हो गया। उसी एक और बनाओ, पहाड़ी क्षेत्र में व्यापार, और सिर्फ दो बना लीजिए, सेवा और वस्तु और सेवा, वस्तु में 20 लाख से ऊपर और सेवा में 10 लाख से ऊपर सालाना कारोबार। हाँ, हो गया। यहाँ 10 लाख से, सालाना कारोबार 10 लाख से ऊपर। नीचे आरो देख लिखो, हो गया। देखिए इस योग्यता को पार करने पर व्यापारी जीएसटी पंजीकृत व्यापारी जीएसटी पंजीकृत करवाता है, जिससे 15 अंकों का अल्फा
नोमरिकल, अल्फा नोमरिक, अल्फा नोमरिक, अल्फा नोमरिकल लिख लो, ठीक है। दो चीज रहेगा, अल्फा प्लस नंबर रहेगा उसमें के रूप में जीएसटी नंबर मिलता है, के रूप में जीएसटी नंबर मिलता है। नेक्स्ट एरो, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी जीएसटी में पंजीकृत नहीं होता हो, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी जीएसटी में पंजीकृत नहीं होता है तो उसे आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। आईटीसी समझ रहे हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसे आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। हो गया, चलो जीएसटी खत्म हो गया। ये थोड़ा जान लो आयकर वाला, हेडिंग दो इनकम टैक्स। आईटीसी के लाभ में, आईटीसी के लाभ मैंने एक वीडियो देखना पीछे वाला, ठीक है। तुम कैसे समझाएं बताओ। टैक्स बराबर होता है ओटीएल माइनस आईटीसी। हेडिंग लगा लिया, क्लास रेगुलर करो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब तो व्यवस्था हो गया ना, क्या टेंशन ले रहा। क्लास ना भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, क्लास रिकॉर्ड है और इसको जितना हो सकता है फैलाओ। जिसको जीएसटी बारे में पता नहीं है, इनकम टैक्स नहीं पता है, कर प्रणाली पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया, नीचे लिखो पहले। अच्छा बताओ, आयकर प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, जब पहले बताओ। अप्रत्यक्ष कैसे होगा जब बताओ हमको। अरे व्यक्ति पे लगता है ना, शुरू में बताया था बाबू प्रत्यक्ष कर व्यक्ति। बताओ इनकम टैक्स तुम पे लगता है और तुम ही चुकाता हो, मतलब कराधान आकार पात एक ही बिंदु पे ना हो गया। और वहां प्रत्यक्ष कर में एग्जाम्पल नहीं दिवाए थे इनकम टैक्स का। बहुत जल्दी बोला जाता है यार, रिव्यू नहीं करता है। पहले नीचे से देख लिखो, यह हम लोग अभी ये सब बैकग्राउंड नहीं है, चल दिक्कत होता है। लिखो, यह प्रत्यक्ष कर होता है जो, यह प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति या कंपनी के सालाना आय पर, यह प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति या सालाना, सॉरी क्या बोल दिया, यह प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति या कंपनी के सालाना आय पर आरोपित होता है। आय पर आरोपित होता है। नेक्स्ट आरो, भारत में आयकर को लेकर 1961 ईस्वी में आयकर अधिनियम पारित किया गया। आयकर अधिनियम पारित किया गया, पारित किया गया। हो गया। और नीचे से लिखना, भारत में, एक हेडिंग लगा लो, भारत में आयकर का टैक्स स्लैब, आयकर का टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब, इसको बनाओ। ये सब ध्यान रखना, सब लाख में है। प्रतिशत में है, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसको बनाओ। टैक्स के बाद भारत में आय का टैक्स, बगल से देख के लिख लो यार। टैक्स स्लैब,
अच्छा, ये थोड़ा गलती लिखा है तो क्या दिक्कत है, इतना क्या टेंशन लेना है। आजकल गूगल का जमाना हो गया, तुम लोग क्रॉस चेक नहीं करता है। अच्छा चलो बना बना इसको। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का तो पहाड़ा है, इधर 4 का है, और 24 रुक जाना, 24 से ज्यादा 30% प्लस सरचार्ज। सरचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अधिभार, अधिभार। हो गया। तीस % प्लस सरचार्ज यानी अधिभार। तीस % प्लस सरचार्ज। हो गया। अब समझो कि अंबानी कितना टैक्स चुकाता होगा। आगे बढ़ा जाए बाबू। हो गया। देखो वैट वाला ध्यान रखना कि वैट जो है किस आधारित होता है बाबू, उत्पादन आधारित होता है, उससे उत्पादक राज्य को फायदा होगा, ध्यान रखना, और इससे जनता को फायदा होता है। तो ये था टैक्स। अब टैक्स लेकर कोई दिक्कत है तो तुम कोई तरह का डाउट है तो हमसे पूछ सकता है। अब जितने प्रकार के आप जो वीडियो वगैरह देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।